हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज के साथ एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम रहेगा आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या नाम रहेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब चीजें जो मूव करती हैं, है ना। मोशन मतलब जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे हिलती डुलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो क्या होगा? वो होगा मोशन। अब वो ग्रेविटी से कैसे अफेक्टेड है? तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी जो है यानी जब भी कोई चीज हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या आती है? नीचे की तरफ आ जाती है ना। ये आप 9th-10th में पढ़ के आए हो। ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करती है चीजों को? ये डिपेंड करती है Gm/r² पे। किस पे डिपेंड करती है? Gm/r²। इसका क्या मीनिंग है? m होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, g है उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और r होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं ये पेन छोड़ देती हूँ तो क्या होगा? सीधा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो जब कोई चीज हम बिना किसी फोर्स के भी छोड़ देते हैं तो वो भी कहाँ जाती है? नीचे की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ उस चीज को अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या करते हैं? यानी आकर्षण का एक केंद्र बिंदु, एक फोर्स है जो काम करता है क्या? सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने का। ठीक है, तो वो है ग्रेविटी। इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन आता है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से आई ये वैल्यू? ये वैल्यू यानी हमने अर्थ के लिए ऑब्जर्व किया। ठीक है, अर्थ के लिए कैलकुलेट किया कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? क्योंकि अर्थ का मास होता है, कितना होता है? मास ऑफ अर्थ कितना होगा आपका? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। क्लियर है? देन रेडियस ऑफ अर्थ है आपका 6.4 × 10⁻6 मीटर, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार आपसे ये वैल्यू पूछ लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या कभी कभी इसके यूनिट भी पूछ ली जाती है। तो कहाँ से आई है यूनिट, वो भी कैलकुलेट करते हैं। जब हम इन सभी को इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये जो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कहाँ से आया? ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे डिपेंड है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये इट स्टेटेड दैट, क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनके मासेस के प्रोडक्ट के किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। अगर मान लो इनके बीच में डिस्टेंस r है या d है तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। सो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से प्रोपोर्शनल अगर हम निकालें m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तो क्या होगा? f = g
m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? तो ये है आपका F फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, m एक मास, m2 m1 m2 क्या है, मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, r क्या है, डिस्टेंसेस बिटवीन देम, और g हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? सर इसाक न्यूटन ने, जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी दिए थे। तो इसी पे है बेस्ड हमारा सारा चैप्टर। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? अभी तो हमने पढ़ा है, किसने बताया है? सर इसाक न्यूटन ने। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, जो एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेस में सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दिस इज बिकॉज इन स्पेस, स्पेस के अंदर क्या है, यानी जैसे अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब चीजों को अपनी तरफ खींचती है ना। तो ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, तो उनका भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा। लेकिन जो स्पेस है उसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इरेक्ट स्टैंड नहीं कर सकते। क्लियर? सो देयर इज नो ग्रेविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम स्पेस में सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ, किसी ने पहले ही बता दिया। एंटिसिपेट का मतलब होता है कि फोर टोल्ड, ठीक है, यानी पहले ही बता दिया। किससे पहले? न्यूटन से पहले उन्होंने ये बता दिया था कि जो भी चीजें हैं ना, कहाँ पे, मतलब जितने भी चीजें हैं अर्थ पे, वो सारी की सारी क्या होंगी, अर्थ की तरफ आकर्षित होंगी। ठीक है? सो ये किसने बोला था? ये बोला था ब्रह्मगुप्त। किसने बोला था? ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने थी? थ्योरी ऑफ ग्रेविटी क्या थी? यानी चीजें कहाँ जाती हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सो क्या है वो? सर इसाक न्यूटन ने। क्लियर है? नेक्स्ट है, इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, अगर किसी एप्पल को जो क्या कर रहा है, स्पेसशिप के अंदर क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। मतलब ऑर्बिट क्या होता है? एक निश्चित कक्ष होता है, ठीक है, जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है। ठीक है? सो इट विल, तो ये क्या करेगा? अब हमने पढ़ा था स्पेस के अंदर ग्रेविटी तो होती नहीं है, ग्रेविटी नहीं होगी तो बाय चांस, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो कि हम क्या करेंगे, कोई रस्सी ली, उसके ऊपर हमने एक स्टोन बांध दिया और उसे घुमा के हम फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो कुछ टाइम तक उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में हमने उसे फेंका। लेकिन वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे तो अर्थ की क्या है, ग्रेविटी है। स्पेस के अंदर क्या है? स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है, तो क्या होगा, एप्पल जो है मूव अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। तो जिस स्पीड से स्पेसशिप घूम रहा है उसी ऑर्बिट में साथ साथ चक्कर लगाता रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल, पीसा का जो लीनिंग टावर है वो गिर नहीं सकता। क्यों नहीं गिर सकता? देखो, एक वर्ड होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को इसका सेंटर मान लिया। इस पॉइंट को इसका सेंटर मानने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का सारा मास इसी पॉइंट के इर्द गिर्द क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है? क्या होगा, सारा का सारा मास इसी पॉइंट के चारों ओर कंसंट्रेटेड है। जैसे हम आम लैंग्वेज में पूछते हैं कि आपको पता है कि अर्थ का सेंटर कहाँ है, तो हमारा रिप्लाई होता है जहां हम खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, वही हाइपोथेटिकल पॉइंट हमारी तरफ से क्या हो जाता है कि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर है? तो ऐसे ही क्या है, जो लीनिंग टावर है पीसा का, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ है, उसके बेस पे। सो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट लोवेस्ट पोजिशन। ठीक है? कहाँ है वो? उसकी लोवेस्ट पोजिशन, मतलब उसके बेस पे है, इसीलिए क्या है, वो कभी भी नहीं गिरेगा। क्लियर? क्योंकि क्या हुआ, यानी उसका जितना भी मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके बेस पे।
जब नींव मजबूत होगी तो क्या होगी, इमारत आपकी टिकी रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर ट्वाइस व्हाट इट इज नाउ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय द सन वुड बी। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा अगर अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो, ठीक है। तो सन जो है अर्थ पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हमने अभी पढ़ा था जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। बट मासेस की तो कोई बात ही नहीं की, क्या किया उन्होंने डिस्टेंस को क्या किया है, 2 गुना। ठीक है, तो F क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर। क्लियर। तो R क्या हो गया यहाँ पे 2R, तो F क्या हो जाएगा, F होगा आपका 2R का स्क्वेयर, तो क्या होगा 1/4R स्क्वेयर। तो कितना हो गया 1/4, है ना। कितना आ जाएगा ये आपका 1/4 हो गया ना। सो 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ, तो जितना अब है उसका कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। क्लियर, 1/4 हिस्सा। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबोव इट्स वेट रिमेन्स। देखो वेट क्या होता है और मास क्या होता है। मास तो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने सारे मतलब पार्टिकल हैं उस मैटर के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसका मास। बट वेट क्या होगा, वेट होता है आपका मास इनटू ग्रेविटी। क्या हो जाता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास तो हमेशा ही क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी जो है वो चेंज होती रहती है। ग्रेविटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबोव इट्स वेट रिमेन्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से गिराते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो अर्थ का ही क्या करेगा, अर्थ का ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, इसलिए वेट क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ पाइप्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स वैक्स एंड आयरन। क्या है, हमने 3 पाइप लिए हैं, कौन कौन से, एक वुड से बना हुआ है, एक वैक्स से बना हुआ है और एक आयरन से बना हुआ है, ठीक है। फॉलिंग फ्रॉम अ सेम हाइट, सभी सेम हाइट से हमने छोड़े हैं। विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट, तो कौन सा पहले पहुंचेगा। अब हमने पढ़ा था कि अब देखो हमें ये लगता है कि वुड जो है लाइट है या आयरन बहुत हैवी है या वैक्स तो बेचारा नीचे नीचे आते पिघल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या किस पे डिपेंड है, मास क्या रहेगा आपका हमेशा एक जैसा होता है, चेंज होता है तो क्या होता है, ग्रेविटी चेंज होती है। बट जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो वहां पे हम कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहे उसको, वो क्या करेगी, अर्थ उसे अपने आप ही खींचती है, वहां पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहे हैं। वो तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए रीच एट द सेम टाइम। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, द 2 balls ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट। अब इनका वेट सेम है मतलब mg है ना, ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से आप उसे ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों ही एक साथ पहुंचेंगे। सो दे रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहे हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, 2 balls A and B are of 10 kg and 1 kg। अब हम यही तो क्वेश्चन करते आ रहे हैं। मान लो हमने आयरन और वुड का लिया, ठीक है, तो आयरन की क्या होगी, बॉल के अंदर वजन होगा और वुड की बॉल आयरन के कंपैरिजन में क्या होगी, लाइट होगी। बट दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। दोनों को हम एक ही हाइट से छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, मास को हम भूल जाते हैं तो क्या होगा, बोथ A एंड B विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। कब होगा ये, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी ले रहे हैं तो। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, इफ द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी है उसका वेट कैसे चेंज होता रहता है। देखो वेट क्या है आपका mg, ठीक है, तो इसको हम
मान लो यहाँ पे W मान लेते हैं, ठीक है। वैसे जनरली हम F के इक्वल पुट करते हैं, F आपका फोर्स भी होता है, ठीक है। तो वेट क्या है mg, m क्रॉस g, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी mg साइन थीटा। और g क्या है आपका, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वर्टिकली काम कर रहे हैं, है ना। और वर्टिकली मतलब y एक्सिस पे, और ये होती है x एक्सिस पे। तो अगर हम मान लें कि ये पोल्स है और ये इक्वेटर है, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, g साइन थीटा। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0, mg को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वेटर पे क्या होगा, 0। अब इससे हम ऊपर जाते जाएंगे तो साइन थीटा आपका चेंज होता जाएगा, 30 60 इस तरीके से, ठीक है। तो 90 क्या होगा, साइन 90 कितना होता है, 1। तो mg साइन थीटा क्या हो जाएगा, mg साइन 90 इक्वल टू mg, यानी मैक्सिमम वेट हो जाएगा। तो उसका वेट मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल्स पे, 90 डिग्री पे क्या होते हैं, पोल्स, ठीक है। और मिनिमम कहाँ होगा, इक्वेटर पे। तो वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल्स। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है कि जब भी हम किसी बॉल को छोड़ते हैं फ्री फॉल हो जाती है वो, है ना, क्योंकि वो किसके उसमें आ रही है कांटेक्ट में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है अर्थ। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए हम 9-10 में पढ़ते आए थे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब हमने उसे छोड़ा, यहां से गिराया, तो क्या थी, u इक्वल टू 0, है ना। और कितने टाइम बाद पूछ रहे हैं, t है आपका 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद पूछ रहे हैं। और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। तो a किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो अगर हम t को इधर ले जाएं तो v माइनस यू इज इक्वल टू जी टी। तो v की वैल्यू क्या होगी, u प्लस जी टी, ठीक है। u कितना आपका 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगी आपकी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी अटेन करेगा वो कितनी होगी, 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू बी श्रिंक बाई 1%, क्या है, अर्थ का जो रेडियस है उसे हमने क्या कर दिया, 1% श्रिंक कर दिया, ठीक है। चलिए, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, मास चेंज नहीं होने वाला। जैसे आप क्या होते हो, घर के अंदर होते हो तो भी आपका मास उतना ही होता है, छत पे चल जाओ तो भी उतना ही होता है, आप कहीं व्हीकल में जा रहे हो रोड पे तो भी उतना ही होता है ना। मास क्या रहता है, रिमेन्स सेम। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस वुड बी, तो g की वैल्यू कितनी होगी अर्थ के सरफेस पे। तो g की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, है ना। g भी कांस्टेंट है, मास भी क्या है आपका, रिमेनिंग सेम, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो g की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, 1 अपॉन आर स्क्वेयर पे, है ना। तो पहले g कितना था, तो डेल्टा g अपॉन g क्या हो जाएगा, ये होगा आपका, अब यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर आपका नीचे है, ठीक है। तो जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो जितना भी डायमेंशन चेंज आता है, जैसे मान लो अगर ये हम मास में लेते तो हम ऊपर कर लेते डेल्टा एम अपॉन एम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन 2 डेल्टा आर, ठीक है। कितना होगा, डेल्टा आर अपॉन 2 डेल्टा आर। तो कितने परसेंट हो रहा है आपका, 1%, ठीक है। कितना है, 1%।
तो 1% का क्या हो जाएगा 1/2, तो कितना आ गया आपका, यानी 0.5% क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है। अब इसको आप ऊपर लेके आओगे, क्या हो जाएगा -2, तो क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी इंक्रीज होगा कितना 0.5%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी, कि जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यानी उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिस्ट्रक्शन कब करेगा अर्थ पे, अगर उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा हो, है ना, मतलब मोर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना, बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए इन्होंने किस में दिया आंसर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हम 9.8 को अगर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना होना चाहिए, मोर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका द मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 100 kg। ठीक है, एक बॉडी है उसका मास कितना है 100 kg। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून की ग्रेविटी दे रखी है आपको 10⁶, ठीक है, देन मास ऑफ बॉडी ऑन मून इज, तो बॉडी का मास मून पे क्या होगा, देखो मास क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उस पे ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, तो मास क्या रहेगा आपका, रिमेन सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 kg। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब आपको कोई वेट फील नहीं हो रहा, मतलब आप पे कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं कर रहा, मतलब ग्रेविटी आपकी जीरो है, यानी आप इक्वेटर पे हो, तो क्या होगा, जीरो ग्रेविटी को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द अर्थ ट्रेवल्स इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेट 4400 किलोमीटर पर आवर। अर्थ जो है अपने ऑर्बिट के अंदर क्या कर रही है, घूम रही है, किस स्पीड से, 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड। अब हमें तो लगता नहीं है ऐसा कि अर्थ घूम भी रही है ना, तो क्यों नहीं लगता ऐसा, क्योंकि देखो अर्थ जो एक बहुत बड़ा मास हो गया और हम क्या है बहुत छोटे हो जाते हैं अर्थ पे, है ना, तो हमारा जो नेग्लिजिबल हो जाता है मास, तो उससे क्या होगा, हमें कोई फीलिंग नहीं आती किसकी, कि अर्थ आपके अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सो आवर रिलेटिव स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज 0, मतलब नेग्लिजिबल हो जाती है, ना के बराबर, क्योंकि अर्थ पे तो इतने सारे जीव जंतु हैं, है ना, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तो हम क्या हैं, हम नेग्लिजिबल के लिए के इक्वल हैं, तो इसलिए हम क्या है ऑलमोस्ट 0, है ना। जैसे कि आपने समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी टाइप से क्या है, जो अर्थ की स्पीड है किसके कंपैरिजन में, हमारे, या हमारी स्पीड है अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, हमारी स्पीड नेग्लिजिबल है, इसलिए हमें क्या होता है, हमें फील नहीं होती। क्लियर? तो ये था आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सीरीज में भी। तब तक इतना करके आना। गुड लक, हैव ए नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करना।